नमस्कार। ज्यादा दिन नहीं हुए, आप में से अधिकांश को याद होगा कि किस तरह चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली कस्बे में मोक्ष धाम में जब कई जने अंतिम संस्कार में गए तो उसी दौरान यहां मौजूद मधुमक्खियों के छाते में से मधुमक्खियां इस तरह उड़ने लगी कि एक दो नहीं, तीन चार नहीं, बल्कि लगभग 50 जने जो दागी थे, जो कि अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आए हुए थे, वह न केवल घायल हो गए बल्कि एक जने की मौत भी हो गई थी। और उसके 8-10 दिनों बाद पुनः इसी स्थान पर एक और घटना हुई, उसमें भी 10-12 जने इन मधुमक्खियों के काटने के कारण घायल हो गए थे। और अब इसी तरह की घटना घटी चित्तौड़गढ़ में मौजूदा के समीप स्थित मेडिकल कॉलेज में, जहां की एक कार्यक्रम के दौरान यहां लगे मधुमक्खियों के छाते में से मधुमक्खियां उड़ने लगी, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। छात्र छात्राएं, प्राचार्य आदि इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसके बावजूद लगभग 12 जनों को इन मधुमक्खियों ने डस लिया, जिनमें से 3 जनों को बाद में चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में सोमवार से राज्य स्तरीय अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता आरंभ हुई, लेकिन इस प्रतियोगिता का फीका आगाज हुआ। हालत यह थी कि दोपहर में भरी दोपहर में जब मैच आयोजित करवाए जा रहे थे तो सैनिक स्कूल के मैदान पर 50 दर्शक भी इस मैच को देखने के लिए मौजूद नहीं थे। दरअसल यह आयोजन होने के बावजूद इसका आयोजकों द्वारा पूरा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। कई जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनको भी इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, जिसके कारण पहले दिन कम से कम इसका फीका आगाज रहा, जिसके कारण जो बाहर से जो खिलाड़ी आए थे उन्हें भी निराशा हाथ लगी। खेल चाहे कोई भी हो, किसी भी खेल का आयोजन हो और वह भी राज्य स्तरीय यदि कोई खेल हो और उसमें यदि दर्शक नहीं आए तो खिलाड़ियों को भी काफ़ी अधिक निराशा हाथ लगती है, क्योंकि जब इस तरह की प्रतियोगिता में दूर दराज देश क्षेत्रों से खिलाड़ी आते हैं तो उन्हें यह उम्मीद रहती है कि दर्शक आएंगे और उनके खेल की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के मार्गदर्शन में जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ द्वारा सोमवार से आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का सैनिक स्कूल मैदान में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा शुभारंभ किया गया, लेकिन इसका फीका आगाज हुआ। इस दौरान दर्शकों की संख्या नहीं के बराबर रही। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पूरन आंजना ने की। अतिथियों का मेवाड़ी परंपरा के अनुरूप पगड़ी एवं उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन जयपुर ने डूंगरपुर को, झुंझुनू एवं बीकानेर के मध्य खेले गए मुकाबले में झुंझुनू ने अपनी जीत हासिल की, वहीं उदयपुर ने दौसा को और पाली की टीम ने सिरोही को, अलवर ने 12 को पराजित किया। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में राजस्थान की विभिन्न जिलों की टीमें भाग ले रही है। यहाँ चयनित प्रतिभावान खिलाड़ी राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो इसी माह छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। लेकिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने के बावजूद इसका फीका आगाज जहां रहा, वहीं दर्शकों के नहीं आने से खिलाड़ियों को भी निराशा हाथ लगी। दरअसल प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किए जाने से अधिकांश फुटबॉल प्रेमियों को इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी तक नहीं थी। वहीं फुटबॉल से जुड़े कई खिलाड़ियों आदि को इस पूरे आयोजन में किसी तरह की भागीदारी नहीं दिए जाने से वह इस आयोजन से दूर रहे। एक ही दिन में कई मुकाबले आयोजित किए जाने के कारण हालत यह थी कि सोमवार को भरी दोपहरी में भी मैच आयोजित किए जाते रहे, लेकिन इस दौरान मैदान में 50 दर्शक भी मौजूद नहीं थे। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पूरन आंजना ने चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। क्या आने वाले 1-2 दिन में अमेरिका
इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरह के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि क्या होगा यह तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह हम अवश्य कह सकते हैं कि इस युद्ध के कारण चित्तौड़गढ़ की मार्बल मंडी पर काफी अधिक असर पड़ने लगा है। चित्तौड़गढ़ की मार्बल मंडी में इटालियन समेत कई जो मार्बल है ब्लॉक से वह बाहर से भी आते हैं और यहां से भी मार्बल भिजवाया जाता है, लेकिन युद्ध के कारण कंटेनर का आना जाना बंद हो गया है। कई जो बिहारी श्रमिक है वह अपने अपने घर लौटने लगे हैं। मंडी में सन्नाटे की स्थिति है और इसी मार्बल मंडी में जो मार्बल होता है उसके लिए कोटिंग के लिए केमिकल का उपयोग किया जाता है और इसके लिए सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सिलेंडर की जिस तरह की कमी स्थिति चल रही है उसके कारण भी मार्बल की मंडी पर असर पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का चित्तौड़गढ़ की मार्बल मंडी पर इतना अधिक असर पड़ा कि यहाँ की मंडी का कारोबार लगभग 50% सिमट कर रह गया, जिसके कारण मार्बल मंडी में आश्रित कई श्रमिकों की आजीविका पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बिहार राज्य के भी कई श्रमिक यहाँ काम करते हैं जो इस संकट के कारण अपने अपने घर लौट चुके हैं। राजस्थान में किशनगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़ की मार्बल मंडी को सबसे बड़ी मंडी में से एक माना जाता है, लेकिन युद्ध आरंभ होने के बाद मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियों की वजह से मार्बल मंडी जूझ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और कच्चे माल की सप्लाई में आ रही बाधाओं ने चित्तौड़गढ़ की मार्बल मंडी की रफ्तार को धीमा कर दिया है, जिसके कारण संकट के बादल दिनों दिन गहराते जा रहे हैं। युद्ध के कारण विभिन्न देशों से आने वाले केमिकल के साथ ही मार्बल के आयात निर्यात पर असर पड़ा है। सेगमेंट पर भी इसका असर होने की बात कही जा रही है। मार्बल व्यापारियों की माने तो उनके अनुसार युद्ध से पहले मार्बल के जो कंटेनर विभिन्न देशों में भिजवाने के लिए लोड किए जाते थे उनकी संख्या में काफ़ी अधिक कमी आ चुकी है। घरेलू ग्राहकों की भी मांग घट गई है। विशेषकर चित्तौड़गढ़ की मार्बल मंडी में ईरान, तुर्की, इटली समेत अन्य देशों से होने वाला आयात प्रभावित हुआ है। ग्रे मार्बल एवं ट्रेवट्राइन जैसे पत्थरों की कमी हो गई है। सबसे बड़ा असर सप्लाई चेन के प्रभावित होने का है। केमिकल के दाम में 30 से 40% तक भाव बढ़ चुके हैं। मार्बल के लिए विशेष तौर पर हार्डनर, रेजिंग जैसे केमिकल का उपयोग किया जाता है। पेवर ब्लॉक में मजबूती और चमक के लिए हार्डनर का उपयोग किया जाता है। ड्राई शेक हार्डनर को ताजे कंक्रीट की सतह पर फैलाकर एवं पावर ट्रेवल से फिनिशिंग कर लगाया जाता है, जबकि लिक्विड हार्डनर को छिड़काव कर ब्रिज से लगाया जाता है। स्लैब के टिकाऊपन और मजबूत के लिए मार्बल व्यवसायी हार्डनर एवं रेजिन को मिलाकर पार्टी पर लगाते हैं और इसके लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग भी किया जाता है और इसके लिए कई मार्बल व्यवसायियों ने अपने यहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगा रखी है और इसी मशीन में लगभग 50 डिग्री के तापमान पर यह मार्बल तैयार किया जाता है और पाटिए यहाँ पर सुखाए जाते हैं, जिसके बाद धूल से बचाकर काफ़ी घंटे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मार्बल व्यवसायियों के अनुसार इन केमिकल की दरें जहां काफ़ी बढ़ चुकी है, वहीं सिलेंडर अब आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कई मार्बल में कोटिंग के लिए गैस का उपयोग होता है, लेकिन गैस संकट के कारण हालत ये है कि कोटिंग का काम भी अब धीरे धीरे ठप पड़ने लगा है, जिसके कारण काफ़ी अधिक ऑर्डर भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि न केवल ऐसे मार्बल का उपयोग बाहर के देशों में किया जाता है, बल्कि कई स्थानीय स्तर पर भी इस तरह के फिनिशिंग मार्बल की मांग करते हैं। विभिन्न देशों में ग्रीन, सलुम्बर, टर्की जैसे मार्बल कंटेनर की सहायता से भिजवाए जाते थे। ये बांसवाड़ा का मार्बल है, कोटिंग के लिए जाता है ये, और इस मशीन जो है इसको क्या बोलते हैं? रेजिन लाइन।
इस तरह मार्बल जो है मशीन के माध्यम से जाता है और फिर इसकी कोटिंग होती है। कोटिंग से मजबूती और चमक आ जाती है और इसके लिए जो है सिलेंडर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग होता है। और ये वह केमिकल जो कि कोटिंग की जाती है, मिक्स किया जाता है, जिससे मजबूती हो जाती है। और अलग अलग मार्बल में इसी तरह कोटिंग होती है। यदि हम छोटी फैक्ट्रियों की बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात करें, तो एक सिलेंडर कॉमर्शियल प्रतिदिन खपत है, जबकि यदि माल की ज़्यादा अधिक मांग होती है तो ये सिलेंडर की मांग भी बढ़ जाती है। उसके बाद जब ये कोटिंग हो जाएगा तो ये जो मशीन एक निश्चित से एक निर्धारित टेम्परेचर है, ये 50 डिग्री टेम्परेचर पर ये गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद 24 से 48 घंटे इसको छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए और मजबूती करने के लिए। लेकिन जब सिलेंडर की कमी हो गई तो इस तरह जो है ये इसमें भी कमी हो गई और प्रतिदिन जितने पार्टियाँ हमेशा तैयार होते थे कोटिंग के लिए, उसमें काफ़ी अधिक कमी आ गई। और मार्बल व्यवसायियों का यह भी कहना है कि उन्होंने आवेदन भी कर रखा है कि उन्हें कॉमर्शियल सिलेंडर की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर मार्बल मंडी पर काफ़ी अधिक असर पड़ रहा है। लेकिन हाल फिलहाल तो उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और जैसे तैसे उनके द्वारा काम चलाया जा रहा है। जो पुराना स्टॉक दे रखा था उसी से काम चलाया जा रहा है। अधिकांश फैक्ट्रियों पर इसी तरह की जो है संकट की स्थिति मार्बल में, फैक्ट्रियों से मार्बल मंडी में सिलेंडर की कमी के कारण भी आ गई है। और ये कोटिंग होने के बाद इस तरह मशीन के माध्यम से जाता है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसमें 6 घंटे बाद लगभग जब अंदर मार्बल चला जाता है, पाटिया चला जाता है, तो 6 घंटे बाद वापस बाहर आता है। इस तरह क्रम बने हुए हैं। यानी कि मार्बल मंडी पर भी असर पड़ रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें, उसकी कमी के कारण, क्योंकि काफ़ी अधिक आवश्यकता पड़ती है लेकिन आगे से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जबकि युद्ध नहीं था तो उस समय आराम से मिल पाता था। एक बार पुनः बता दें कि यह इस तरह जो है मार्बल की कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग के लिए एक तैयार किया जा रहा है। ये सब काम मशीनों से होता है, हालांकि लेबर की आवश्यकता भी पड़ती है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ लगा दिया है। और पहले हमने आपको बताया कि किस तरह ये तैयार होगा और उसके बाद ये जो स्लैब है ये इसी तरह मशीनों में जाता है। यशवंत जी, हमने सारा आपका प्रोसीजर देखा कि किस तरह जो है ये सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो पाटिया तैयार हो रहा है, इसमें हम आप पीछे आपके देख रहे हैं, तो ये कौन सा बांसवाड़ा है? बांसवाड़ा वाइट है। तो बांसवाड़ा के अलावा जो अन्य पार्टी हैं या अन्य मार्बल कहा जाता है, चाहे सलूम्बर हो चाहे कोई, तो क्या सभी में कोटिंग हो सकती है? हाँ, मतलब प्रीमियम मटेरियल जितने भी होंगे उनमें सब में कोटिंग करते हैं। हाँ। जैसे कटनी के वंडर वगैरह हो गए, कटनी का मटेरियल आता है और बांसवाड़ा ये प्रीमियम में आता है तो इसको करना ही पड़ता है। तो उस जो कोटिंग आप करते हैं, कोटिंग जो करते हैं आप, उससे क्या होता है? मजबूती और चमक दोनों? मजबूती के लिए भी है और इसमें पॉलिश अच्छी बैठती है। तो इसमें क्या क्या आप उपयोग करते हैं? इसमें रेजिन और हार्डनर का एक मटेरियल आता है, उसको मिक्स करने के बाद में इसके ऊपर लेयर को अप्लाई करते हैं। वो 3 से 3.5 घंटे का साइकिल होता है, उसमें सूख के आता है वो। और ये भी पता चला कि युद्ध के कारण इस केमिकल के भाव पर भी असर पड़ा है बहुत। तो ये जो पहले जब युद्ध के हालात नहीं थे तो उस समय तो सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो रहे होंगे। ईजी थे सर। तो अभी आपके लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया सरकार ने? नहीं हुआ, एप्लीकेशन भी दी है लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई उचित फैसला अभी तक आया नहीं है। और ये जो हम मशीन देख रहे हैं, ऊपर जो मशीन देख रहे हैं, तो इसमें कितने स्लैब एक साथ जो है चले जाते हैं? ये 40 ट्रे की एक रेजिन लाइन है। 40 की एक साथ है। तो अलग अलग क्षमता की होती है? 40 की होती है? अलग अलग की होती है। हाँ। बड़ी भी आती है। इसमें 1 से 8 तक तो हीटिंग चैम्बर है और उसके बाद 9 नंबर से लेकर 40 नंबर तक इसका प्री सेशन चलता है। जो अपन कोटिंग करके जाते हैं वो सूखने के लिए रहता है वहाँ पर। और कितनी हीटिंग की आवश्यकता पड़ती है? ये 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन होता है। और एक पार्टी की यदि बात करें तो एक पार्टी के लिए लगभग कितना समय चाहिए प्रीमियम तैयार होने के लिए? करीब 3.5 से 4 घंटे। 3.5 से 4 घंटे। और हम देख रहे हैं कि ये अन्य के मुकाबले इसमें काफ़ी अधिक चमक है। तो ये फाइनल तैयार हो चुका है। ये फाइनल से
और ये जो एक पार्टी हम देख रहे हैं, जी तो इसमें जो ये आप जो हम देख रहे हैं रोलर के माध्यम से ये सब कुछ हो रहा है, तो ये एक ही बार किया जाता है, वापस दूसरी बार भी करना पड़ता है नहीं, इसको? अगर कहीं कोई हल्की सी मिस्टेक अगर रह जाती है हाँ। तो उसको रीअप्लाई करना पड़ता है, बाकी वन शॉट में हो जाता है। और हमारे यहाँ से काफ़ी मार्बल बाहर भी जाता है और आता भी है, इटालियन की बात करें या अन्य बात करें, तो युद्ध के बाद यदि चित्तौड़गढ़ की मार्बल मंडी पर बात करें, जो लोग जो श्रमिक है खासतौर पर ब्लॉक उतारते हैं चढ़ाते हैं बाहर, तो कंटेनर फंसे हुए हैं, कितना असर पड़ रहा है मंडी पर? सर बहुत ज़्यादा असर है। बाहर से जो इंपोर्ट करके जो ब्लॉक लाते हैं वो भी अभी आने में दिक्कत आ रही है, प्लस एलपीजी और मार्बल मंडी में डीजल वगैरह का भी यूज़ रहता है, तो सारा कंजप्शन उसी के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। अभी तो इजी अवेलेबल नहीं है ये सब चीज़ें अभी। तो जो इंपोर्ट के माल है, एक्सपोर्ट के माल है, तो वो सारे वो ऑर्डर भी रुके होंगे? रुके हुए हैं सर। तो क्या मानते हैं आपकी कि युद्ध यदि समाप्त भी हो जाता है, तो समाप्त होने के भी कितने दिन बाद वापस जो है पटरी पर गाड़ी आ पाएगी? सर पटरी पे तो लगभग ये वापस समझ के चलें कि साल भर तो मतलब ये पटरी से उतर गई गाड़ी, वापस साल भर तो लग ही जाएगा इसको मैनेज होने में। और चित्तौड़गढ़ के लिए बात करें, मार्बल मंडी की बात करें, तो कितने गैंग्सा होंगे, कितने लगभग इकाई होगी? सर यहाँ इस मंडी की और आजुलिया खड़ा की मंडी को मिला के करीब 175 के आसपास गैंग्सो हैं। और 175 में यदि हम ये बात करें, कोटिंग की बात करें, तो लगभग क्या सभी पे उपयोग होता है? सभी में नहीं है, करीब 20 से 25 यूनिटों के अंदर रेजिन लाइन लगी हुई है, तो वहाँ सभी में कुछ इलेक्ट्रिक वाली भी है, बाकी सारी अधिकतर एलपीजी की है। तो एलपीजी वाली में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहे, तो सारे एलपीजी रेजिन लाइन बंद पड़े हुए हैं। यानी कि सिलेंडर की मार भी पड़ रही है, और युद्ध के कारण जो केमिकल वगैरह के भाव बढ़े हैं उसका असर भी पड़ रहा है। इसका असर भी है, फिर लेबर भी परेशान हो रही है, लेबर भी परमानेंट तो है नहीं ठेके में। और हमें ये भी बताया, भी बाहर से मालूम पता चला लेबर से कि कुछ लेबर अपने अपने राज्य में भी चले गए, काम नहीं मिल पा रहा। बिहार की जो लेबर अपने यहाँ पे काम करती थी, तो अभी ये जो वर्क बंद हुआ है उसकी वजह से वापस वो अपने गंतव्य की ओर चले गए। युद्ध के कारण जहाँ मार्बल मंडी पर असर पड़ा है, वहीं अब सीएनजी के लिए भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर देखी जा सकती है, और इसको लेकर भी मारामारी होने लगी है, जबकि सिलेंडर की कमी पहले से ही चल रही है, जिसके लिए भी उपभोक्ता इन दिनों खासे परेशान हो पा रहे हैं और उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। हालत यह है कि इस सिलेंडर की कमी के कारण कई रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यापारियों ने अब सिलेंडर की कमी के कारण लकड़ी के गट्टे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के तट पर स्थित चौपाटी में परांठे वालों ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया है, जिनका कहना है कि अब तो ब्लैक में भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें इस तरह की भट्टियों का उपयोग करना पड़ रहा है, जो कि लकड़ी के गट्टों से चलाई जाती है। लेकिन उनका कहना है कि अब लकड़ी के गट्टे भी काफ़ी अधिक महंगे हो गए हैं, क्योंकि कई जने इसी तरह की भट्टी का उपयोग करने लगे हैं। यानी कि हर तरह से अब संकट धीरे धीरे बढ़ने लगा है। खाद्य तेलों में भी भारी उछाल आया है। 3 दिन पहले खाद्य तेल का जो टीन 2600 रुपये में आसानी से मिल रहा था, उसके भाव एकदम उछलकर सोमवार को 2700 रुपये भी पार कर गए, जबकि यही खाद्य तेल का टीन 1 महीने पहले 2400 रुपये में बिक रहा था। इसी तरह धीरे धीरे अन्य वस्तुओं पर भी इस युद्ध का असर दिखाई देने लगा है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन के समीप स्थित होम गार्ड प्रशिक्षण केंद्र की जो 4 दीवारी बनाई जा रही थी, जिसको लेकर विवाद हो गया। जिला कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया और नगर परिषद ने यह कार्य रुकवा दिया, जिसके कारण सोमवार को यह कार्य रुका रहा। हालांकि अब केवल 10% लगभग कार्य ही बंद है, लेकिन जहां यह कार्य चल रहा है उसके समीप से ही एक मुख्य नाला गुजर रहा है, जिसे रविवार को मिट्टी आदि से बंद कर दिया गया, जिसके कारण इस नाले का गंदा पानी सोमवार को दिन भर मुख्य सड़क पर बहता रहा, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में स्थित पुलिस लाइन के समीप होम गार्ड प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बनाई जा रही 4 दीवारी के निर्माण कार्य को
नगर परिषद द्वारा रुकवाए जाने के बाद सोमवार को यह कार्य ठप रहा। लेकिन दूसरी ओर यहाँ स्थित एक प्रमुख नाले को मिट्टी आदि से बंद किए जाने की वजह से नाले का गंदा पानी मुख्य मार्ग पर बहने की वजह से सोमवार को दिन भर लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियां झेलना पड़ी। पुलिस लाइन के समीप स्थित होम गार्ड प्रशिक्षण केंद्र को 2013 में भवन के लिए भूमि आवंटित की गई थी, जिसके द्वारा यहाँ 4 दीवारी का निर्माण कार्य करवाया जाता, लेकिन उस पर विवाद होने के बाद नगर परिषद ने यह कार्य रुकवा दिया। लेकिन इसी भवन के समीप से एक नाला गुजर रहा है और इस नाले में रविवार को मिट्टी आदि डालकर इसका बहाव बंद कर दिया गया। जल निकासी बाधित हो गई। नाले का गंदा पानी मुख्य मार्ग पर बहने एवं जल भराव होने के कारण सोमवार को दिन भर यहां से गुजरने वाले न केवल राहगीरों बल्कि दुपहिया वाहन वालों को भी काफ़ी अधिक परेशानियां झेलनी पड़ी। रविवार को नगर परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी इस नाले को खुलवाना उचित नहीं समझा। होम गार्ड के एक जवान ने बताया कि भाजपा के एक प्रमुख कार्यकर्ता के कारण ही यह सारा विवाद उठ खड़ा हुआ है, जिसका कहना है कि अपनी सीमा में ही होमगार्ड निर्माण कार्य करवा रहा है, लेकिन अनावश्यक इस मामले को तूल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार नाले को बाधित क्यों किया गया और इस तरह मुख्य मार्ग पर पानी दिन भर बहने के बावजूद किसी ने भी सूद नहीं ली, जिसका खामियाजा यहाँ से गुजरे लोगों को दिन भर उठाना पड़ा। रविवार को भी इस मार्ग पर यही स्थिति बनी रही थी, लेकिन सोमवार को लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियां झेलनी पड़ी, जिन्होंने जिला प्रशासन और नगर परिषद से इस नाले को तत्काल प्रभाव से खुलवाए जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की 47 वर्ष पहले स्थापना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कई लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की बदौलत यह पार्टी अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और इसी 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में ओसली के समीप भाजपा जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष छगन मौजूद थे। इस दौरान निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद्र कृपलानी, चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं कपासन के विधायक के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और भाजपा के अब तक के सफर पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी के इतिहास और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। इसी तरह चित्तौड़गढ़, निम्बाड़ा और कपासन के विधायक द्वारा भी भाजपा के इतिहास के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कई भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा अपने घरों पर ध्वज फहराया गया। पूरे देश में और सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अपने सदस्य हैं, ये हम सौभाग्यशाली हैं। और वास्तव में जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को और विश्व को आज ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में दूसरे देशों की स्थिति क्या है, जहां 400 और 500 रुपए, 500 और 600 रुपए पेट्रोल है और 1 रुपया पेट्रोल। बड़ी पार्टी के अंदर हमारी छोटी टीम 8-10 लोग हम बैठते हैं, उस मुद्दे कोई भी अगर मुद्दा आता है तो हमारे मतभेद हो सकते हैं। कई उसमें सहमति देते हैं, 10 में से 6 लोगों ने सहमति दे दी, 4 ने नहीं दी, लेकिन 10 ने दिए, 6 ने दिए और 4 ने नहीं दी है। मगर जब हम दरवाजे के बाहर जो टीम तय करती है उस निर्णय को मानते हैं और सामूहिकता के साथ उसको काम करते हैं, तो मैं उन्होंने कहा तो बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे परिवारों में ही नहीं होता है। कभी हमारे भी 6 परिवार का सदस्य होकर मतभेद हो जाते, कई समय तक हम बात ही नहीं कर पाते। और फिर उन्होंने कहा कि आप फिर बताते हो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा जाता है व्यक्ति से, और व्यक्ति से जुड़ने के बाद आप विचार से जोड़ते हो,
तो उन्होंने कहा लेकिन हमने कई बार देखा है कि व्यक्ति पर ही कार्यकर्ता को रोक दिया जाता है, पार्टी तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता कि ये मेरा कार्यकर्ता है। इस अवसर पर भाजपा के इतिहास एवं विकास यात्रा से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में पेयजल सप्लाई के दौरान गत कई समय से लोगों द्वारा गंदा एवं मटमैला पानी की शिकायत की जा रही है। इस शिकायत के बाद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्किया द्वारा सोमवार को सेगवा हाउसिंग बोर्ड स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनकी क्लास भी ली गई एवं जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पानी मिले, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का भी निर्देश दिया। श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ की प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव कर प्रदेश प्रभारी जगदीश पारीक, प्रदेश उपाध्यक्ष किशनलाल शर्मा, प्रदेश महासचिव रघुनंदन दादीज, प्रदेश सचिव ललित जोशी, नव नियुक्त जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा को मनोनीत किया गया। इस दौरान इन पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उपहार उड़ाकर स्वागत किया। राज्यपाल का पद ऐसा होता है जिसे संवैधानिक पद कहा जाता है। राज्यपाल कोई भी हो, इस पद पर रहते हुए कम से कम जो राजनीति से जुड़े प्रश्न हैं उनके अमूमन जवाब नहीं दिया करते हैं। लेकिन गत कई समय से चंडीगढ़ पंजाब के राज्यपाल, जो कि मुख्य रूप से उदयपुर के हैं, गुलाब चंद कटारिया, जो किसी समय चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़े थे। राजस्थान में भी वह शिक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। गत कई समय से उदयपुर में भाजपा की जो राजनीति है, उस राजनीति के बीच गुलाब चंद कटारिया पर कुछ लोगों द्वारा लगातार निशाना साधा जा रहा है। उनके लगातार उदयपुर के दौरे को लेकर राष्ट्रपति को उनसे ही जुड़े लोगों द्वारा शिकायत की जा चुकी है और आखिरकार राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का इस संवैधानिक पद पर रहते हुए सब्र जवाब दे गया और उन्होंने उदयपुर में न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि कई राजनीतिक प्रश्नों का जवाब भी दिया और उन पर जो हमले हो रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की, जबकि अमूमन इस तरह की चर्चा कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और कम से कम राज्यपाल नहीं किया करते हैं। तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या गुलाब चंद कटारिया का सब्र अब इन जो बौछार हो रही है उन पर जवाब देने लगा, जिसके कारण ऐसी स्थिति बन पाई। हालांकि मामला उदयपुर का है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया की गिनती मेवाड़ के प्रमुख भाजपा नेताओं में से एक में की जाती रही है। कर देगी। नहीं, कोई विवाद नहीं करे। ये तो हमारी बाउंड्री से बाहर है। राजस्थान हमारा सेंटर है, उसमें से भी वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम भी उधर आते हैं और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो इन सब लोगों को मेरा उदयपुर भी तो दिखाऊं कि कल्चर की दृष्टि से और यहाँ की जो धरातली निर्माण है वो कैसा है, ये देख के जाएंगे तो हम भी सुधार करेंगे। तो क्या रीजन लगता है कि आपके उदयपुर दौरे को लेकर सवाल खड़े करने लगे? इसका जवाब ज्यादा आप अच्छा दे सकते हो, क्योंकि मैं कोई 1-2 साल से तो यहाँ रहता नहीं हूँ। 40-50 साल मेरे को अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो मैं 50 साल में कुछ तो मैंने कुछ किया ही होगा। तो जनता मुझे 50 साल तक अगर इस क्षेत्र में जिंदा रखती है तो बिना उसकी मेहरबानी तो जिंदा नहीं रह सकता हूँ। न तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, न कोई धन दौलत है, न कोई बड़े घर से पैदा हुआ हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ। आप सबके बीच में बड़ा हूँ। जो कुछ मेरे से बन पड़ा मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। आज दिन तक लोगों ने मेरी कुछ कमियां इधर उधर निकाली होगी, पर मेरे पर किसी प्रकार कोई दाग आज तक तो नहीं लगा सका। उसका कारण यह है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी इसी को मानी है कि मैं किसी भी प्रकार के किसी भी गलत काम में न तो कभी इन्वॉल्व हुआ है, और जो इन्वॉल्व होता है वो फिर मेरी आंखों से उतर जाता है। एक मेरे में सबसे बड़ी, जिसको कमी कह सकते हैं या खराबी कह सकते हैं, मुझे बुराई जो है ना वो पसंद आती नहीं है।
मैं जब तक उसको नहीं समझता हूँ तब तक नहीं समझता हूँ। समझने के बाद मैं उस गलत रास्ते पर जाता ही नहीं, अपना रास्ता बदल करके नए रास्ते पर निकल जाता हूँ। इतना समझने में क्या समझ में मूल बीमारी क्या है? अब मूल बीमारी तो वो बता सकते हैं, मैं तो खैर उनको सुन रहा हूँ। अब वो विद्वान लोग हैं, जैसा भी कहें अच्छा ही कह रहे होंगे, तो उनका वर्षों का ज्ञान है तो वो कह रहे होंगे उससे दिया। पर वास्तव में क्या है कि मेरा मूल्यांकन अगर कोई करेगी ना तो जनता करेगी, और उनका भी मूल्यांकन होगा तो जनता करेगी। हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया को भी कहते हैं, लेकिन हमारा मूल्यांकन करने वाला ही कहेगा कि उन्होंने मुझ पर कुछ कहा कि आपने क्या किया, तो मैं आज आपको सब कुछ दे रहा हूँ। मैं जब से चंडीगढ़ गया हूँ मैंने क्या किया इसमें, ठीक। वो पूछते हैं कि आप बार बार आ जाते हो, मैं आपको डे टू डे जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन का मैं अपना सारा कार्यक्रम लाया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि मैं जितना प्रवास पंजाब में और चंडीगढ़ में करता हूँ, जितना पब्लिक से मैं मिलता हूँ, जितना पब्लिक के काम मैं करता हूँ, आप अनजाने डायरेक्टिव उठाना और 20 लोगों को चाहे जिसको टेलीफोन करके पूछना कि छोटा बच्चा भी मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता है। और ये जो 1-1.5 साल में है ना, कई लोग 5-5 साल रह जाने के बाद भी राज्यपाल का नाम अगर पूछे तो शायद याद नहीं आता है, बहुत माथा पचाना पड़ता तब आता है। मेरे यहाँ किसी छोटे बच्चों को भी पूछोगे पंजाब के किसी भी कोने से तो ये जरूर बता दें कि आपका राज्यपाल कौन। आपको इतनी तैयारी करनी पड़ी, इसका मतलब आपने भी उस चिट्ठी को सीरियसली लिया? नहीं सीरियस क्यों लिया यार, कम से कम जो विद्वान लोग हैं उन विद्वान लोगों को जो मेरे पास भी है तो मैं आपको दे जाऊं कि आप उसको विद्वान को भी पहुंचा देना कि भाई ये है, किया है कि नहीं किया है, तो उन विद्वानों को भी समझ में आया। और मैं किसी का एक तो ही नहीं करना चाहता हूँ, वो अपने जीवन का 1 साल का एक चार्ट निकाल दें कि भाई उन्होंने क्या काम किया। मैं पब्लिक से यहाँ मिलता हूँ, 250-300 लोग आते हैं, तो इसका मतलब मेरी कोई काम करने की वो समझते होंगे कि मैं उनका काम, और मैं ये नहीं पूछता हूँ तू बीजेपी है कि कांग्रेस है कि तो फिर गांव और किस काम में, मेरे सामने जो भी काम आता है और जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको मुझे स्वयं लगता है भाई इसमें मैं नहीं करता हूँ, तो मैं उनको लौटा भी देता हूँ कि